गणेश जी का वंदन और माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से मैं सुरुचि श्रीवास्तव सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबसे मुखातिब हूँ। इस महामारी के दौर में साथियों, अपने आप को घर पर रहकर सुरक्षित रखना है। वैक्सीनेशन तथा पंचायत चुनाव के चलते आप लोगों से मुलाकात नहीं कर पाई। चुनावी ट्रेनिंग कर चुनाव वाले 2 दिन बिताने के बाद मैं घर पर ही क्वारंटाइन हूँ, क्योंकि थकान, शरीर दर्द, सांस फूलना ये सभी सिम्टम्स हो रहे हैं। आज मेरी सभी से विनती है कि आप सभी लोग मास्क ज़रूर लगाएं। जब तक ज़रूरत ना हो घर से ना निकलें। हाथों को साबुन से धोते रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें तथा 2 गज दूरी बहुत है ज़रूरी पर अमल करें, क्योंकि इस महामारी में हमने अपने बहुत से साथियों को खोया भी है और बहुत अभी भी इससे जूझ रहे हैं। लेकिन हमें अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखते हुए रोज़ भाप लेना है, योग करना है। केवल आधा घंटा रोज़ योग करें तथा काढ़ा पीना है, जिससे बच्चों आप सभी इससे सुरक्षित रह सकें। मन बहुत व्यथित होते हुए भी आज मैं आप लोगों के समक्ष अपने 5-in-1 TLM का 5वां पार्ट प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है तथा परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा TLM गणित में शेप्स या आकृतियों पर है। इसके लिए मैंने ये कैलेंडर भी बनाया है तथा कुछ आकृतियाँ अपने परिवेश से भी एकत्र की। तो बच्चों, ये देखिए, हमारे परिवेश में जो चीज़ें हैं वो भांति भांति आकृति की होती हैं, मतलब उनका आकार। अब हम इसी जगह आपको बता दे रहे हैं, आकृति और आकार दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब अंतर होता है। आकृति और आकार बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आकृति उसकी सेम। जैसे हम ये कहें कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2 बच्चे जो हैं जिनकी शक्ल एक है, मतलब जुड़वा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आकार में भी सेम हो। मतलब इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि त्रिभुज अगर 3 कोने हैं तो वो चीज़ त्रिभुज है, तो दूसरी में अगर 3 कोने हैं तो वो भी त्रिभुज हुई, आकृति है, लेकिन उसमें छोटा बड़ा हो सकता है। जो छोटा बड़ा होता है वो आकार होता है, और जो आकृति होती है वो देखने में जो समान होते हैं उसको हम आकृति मतलब कहते हैं कि आकृति समान है। ठीक है। अब इसके हिसाब से अब ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ शेप्स आकृतियाँ बनाई हैं और कुछ आकृतियाँ हमारे पास और भी हैं, वो हमने एकत्र की हैं। अब सबसे पहली ये आकृति है जैसे आयत। तो इसमें हम आयत की ये आकृति बनी हुई है, और इसमें अब हम आपको ये बताएंगे कि आयत कहते किसे हैं। तो आयत, सबसे पहले ये आयत जो है हमारी चतुर्भुज की आकृति है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज में आयत आता है, वर्ग आता है, जिनकी आकृति 4 भुजाओं की होती है, वो सभी जो हैं आकृतियाँ चतुर्भुज कहलाती हैं। आयत, अब आयत जो है चतुर्भुज के अंदर आता है, मतलब हम ये कहें कि प्रत्येक आयत चतुर्भुज है, लेकिन हर चतुर्भुज आयत नहीं है। अब देखिए, आयत की जो सिंपल परिभाषा है वो क्या है कि आमने सामने की भुजाएं, या हम ये कहें कि अपोजिट जो साइड्स हैं वो इसके इक्वल होते हैं।
और 4 भुजाओं की आकृति है, तो इसमें 4 कोने भी हैं, इसलिए इसमें 4 कोण भी बन रहे हैं। तो ये जो चारों कोण हैं ये भी 90 डिग्री के होंगे। 90 डिग्री मतलब समकोण पर होंगे, समकोण पर होंगे। तो इस तरह से आयत की जो हमारी पूरी डेफिनीशन है वो ये है कि 4 भुजाओं की ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। जैसे ये और ये आमने सामने, तो ये बराबर, ये और ये बराबर, और इनके जो चारों कोण हैं ये भी 90 डिग्री के होंगे। ऐसी आकृति को हम आयत कहते हैं, मतलब 2 बराबर होंगे। अब इसी आयत में हम वर्ग को देखते हैं। ये कौन सी आकृति है? ये वर्ग है। तो प्रत्येक आयत जो है वर्ग है, लेकिन वर्ग आयत नहीं। कहने का मतलब ये है कि आयत की परिभाषा वर्ग में पूरी हो रही है, लेकिन वर्ग की परिभाषा आयत में पूरी नहीं हो रही। जैसे कि वर्ग क्या है? 4 भुजाओं से घिरी हुई वो आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हों। मतलब इनका अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो ये वर्ग कहलाएगी, और चारों कोण भी 90 डिग्री के होंगे। तो ऐसी 4 भुजाओं से घिरी हुई वो आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हों और चारों कोण 90 डिग्री के हों, उन्हें हम वर्ग कहते हैं। वो वर्ग कहलाता है। और कोण हमारे ये होते हैं, जैसे ये देखिए, ये 90 डिग्री, इसको होना चाहिए 90 डिग्री का, ठीक है। इसी तरह इधर रेक्टेंगल था, इसमें भी ये कोण 90 डिग्री के थे। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रत्येक वर्ग जो है आयत भी होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता। दोनों का अंतर समझ में आ गया। अब इसी तरह से ये 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति और भी होती हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। इसके बाद हम आते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। जैसे इसमें 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजाएं, लाइनें, साइड्स, तो इनको हम त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरा है, इसलिए इसमें 3 कोण होते हैं, 3 कोने होते हैं, 3 कोण होते हैं। 4 भुजाओं से घिरा था तो 4 कोने होते थे। अब इन कोनों को कहीं ना कहीं हम नाम भी दे सकते हैं, कि जैसे हमने यहाँ मान लीजिए ये A, B और C, ठीक है, ऐसे दे लिया और ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब वैसे 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज हमारे 2 तरह से डिवाइड किए जाते हैं। चूंकि इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो भुजाएं होती हैं, दूसरे कोण होते हैं। तो कुछ त्रिभुज हमारे कोणों के हिसाब से डिवाइड हैं और कुछ जो हैं भुजाओं के हिसाब से हैं। 3 त्रिभुज हमारे भुजाओं पर आधारित हैं और इसी तरह 3 ही प्रकार के हमारे कोणों पर आधारित हैं। जैसे जो है हमारे, जैसे अगर भुजाएं बराबर हो जाएं तो समबाहु, 2 भुजाएं बराबर हो जाएं समद्विबाहु, और एको भुजा बराबर ना हो तो विषमबाहु। इसी तरह हम कोणों में लेकर के चलते हैं कि अगर सब न्यून कोण है, न्यून कोणीय त्रिभुज, एक समकोण है तो वो समकोणीय त्रिभुज, और एक अधिक कोण है तो वो अधिक कोणीय त्रिभुज। इस तरह से त्रिभुज का काफ़ी लंबा मतलब जो है चैप्टर है, लेकिन कुल मिला के इस जगह आपको हमने आकृति बता दिया। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोने होते हैं और 3 कोण होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि ये जो है हमारा बेलन जो है, जिसको कि इसको हम सिलेंडर कहते हैं। अब सिलेंडर, जैसे कि हमने एक
ये डिब्बा ले लिया, ये हमारा बेलनाकार है, इसको हम सिलेंडर कहते हैं। मतलब इस तरह की आकृति को हम सिलिंड्रिकल आकृति कहते हैं। ठीक है, बेलनाकार हो गई। दूसरा, अब जो है इसमें है पंचभुज, मतलब पंचभुज, 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम पंचभुज कहते हैं। जैसे हम इसमें दे दें कि A B C D और ये E, तो 1 2 3 4 5 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम पंचभुज कहते हैं। और ये देखिए, ये ऐसे बना भी सकते हैं इस तरह से। ये इसको इंग्लिश में पेंटागन कहते हैं। ये है पंचभुज, 5, पंच मतलब 5। अब हम आते हैं सर्किल। ये जो है सर्किल को हम वृत्त कहते हैं। वृत्त, जैसे कोई भी गोल चीज़ होती है जिसमें कि हमारा एक केंद्र बिंदु होता है, और ये इसको जो हम कहेंगे ये त्रिज्या होती है, और ये पूरा जो है ये परिधि कहलाता है। तो इस तरह से गोल आकृति जो होती है इसको हम वृत्त कहते हैं, सर्किल। ठीक है, इसके बाद स्टार। ये स्टार है जो मैंने ऐसे भी बनाया और वैसे, ये इस आकृति को, इसको हम स्टार कहते हैं, तारा। ठीक, इसके बाद हमारा आता है षटभुज। जैसे ये 5 भुजाओं से घिरी आकृति थी, ये जो है हमारी 6 भुजाओं से घिरी आकृति है। 1 2 3 4 5 6। इस मैंने जो है षटभुज के लिए एक ये षटभुजाकार ट्रे है जिसमें कि 6 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो है आप इस तरह से कोई भी आकृति जिसमें 6 भुजाएं दिखाई देती हों, आप ले करके बच्चों को मतलब बता सकते हैं, बच्चों ये 6 भुजाएं। अब इसके बाद ये आता है अंडाकार। इससे तो सभी लोग परिचित होंगे, मार्केट में जैसे अंडा जो होता है, किसी चीज़ का अंडा हो तो वो अंडा, इसको ओवल बोलते हैं, ओवल शेप अंडा। ठीक है, इसी तरह मैंने ये स्क्वायर भी बना लिया था, और ये जो है इसमें ये रेक्टेंगल का शेप भी इसको दिया था, और ये मैंने ट्रायंगल बनाया है। और अब एक शेप आता है कोन। बच्चों, बहुत से आपने देखा होगा मेहंदी के कोन होते हैं, तो बच्चे उसको खुद ही जानते हैं कि ये कोन है। उसी तरह से ये कोन जो होता है इसको शंक्वाकार, हिंदी में बोलते हैं शंकु की आकृति, ये शंक्वाकार जो है कोन होते हैं, इसलिए एक आकृति, इस आकृति को हम कोन कहते हैं। ठीक है, और दूसरी और आकृतियाँ होती हैं घन और घनाभ। घन और घनाभ, ये जो है हमारा घनाभ है, ये क्यूबाइड है घनाभ। इसको घनाभ में का क्या होता है, जो बेस होता है वो आयताकार होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और 90 डिग्री पर होती हैं, मतलब बेस जो होता है। क्योंकि घन हो या घनाभ हो, सब में 6 कोने, 6 भुजाएं, 6 इस तरह से 6 का होता है सेट। लेकिन कहने का मतलब ये है, घन और घनाभ में अंतर ये है कि घनाभ का जो बेस होता है वो आयताकार होता है, और घन का जो बेस होता है वो वर्गाकार होता है, वो स्क्वायर शेप में होता है। इसके ऊपर ये बन करके जब ये तैयार होगा जो भी चीज़ मतलब जो है वो हमारा घन होगा, और ये हमारा घनाभ है। इस तरह से ऐसे तो बहुत सारी आकृतियां हैं, जैसे कि ये हमारा ये पूरा है तो ये खुद ही एक आयताकार शेप है। क्लास में हमारी टेबल है, मेज है, तो ये सब चीज़ें, घर में तखत है, ये सब आयताकार होते हैं या वर्गाकार होते हैं। इस तरह से ये हमारी जो है, हमने आपको आज शेप्स के बारे में बताया। बच्चों, आपको ये आकृति होती है, इसको हम कहते हैं स्फेयर। जो गोला होता है इसको इंग्लिश में स्फेयर बोलते हैं। गोला और वृत्त में अंतर होता है। वृत्त हमारा सर्किल होता है, वो इस शेप ऐसा होता है, और स्फेयर मतलब गोला, तो ये स्फेरिकल शेप होता है। जैसे आप बॉल खेलते हैं तो बॉल हमारी गोलाकार होती है, जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारा जो पृथ्वी है वो भी जो है गोलाकार है, तो इस तरह से ये गोलाकार हो गई। तो इस तरह से बच्चों ये सारे शेप्स हैं जो आप लोगों को अब अच्छी तरह समझ आ गए होंगे हैं। और जो है अब आपसे कोई भी पूछे तो आप देख करके झट से बता सकते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, कि कौन सी आकृति है। अब अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।